हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन जो था मैंने आपको होमवर्क में दिया था सॉल्व करने के लिए। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं 8th क्वेश्चन से। एक बार मैं आपको 7वां क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। 7वां क्वेश्चन था हमारा, उसका जो पहली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, हमारी करेक्ट थी। दूसरी वाली जो थी वो भी करेक्ट थी। तीसरी वाली इनकरेक्ट थी। चौथी वाली इनकरेक्ट थी। और जो ई स्टेटमेंट थी वो भी क्या थी, हमारी इनकरेक्ट थी। तो ये हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन के आंसर्स थे। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने सही किए कि गलत किए। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। 8th क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, कंसर्निंग द क्यू फैक्टर ऑफ एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। क्यू फैक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के अंदर जब आपने डैम्पिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा तो उसी पे बेस्ड हमारी 5 स्टेटमेंट है। हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, अ लो क्यू ट्रांसड्यूसर हैज़ नैरो बैंडविड्थ। बोल रहा है कि लो क्यू ट्रांसड्यूसर जो होता है उसकी नैरो बैंडविड्थ होती है। नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। जब हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है। अगर बैंडविड्थ क्या है, हमारी नैरो है। नैरो बैंडविड्थ का मतलब है कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, लो है। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी लो है तो इसका मतलब है कि हम जो ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, हमारा हाई है। हमें पता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ के, ठीक है। अगर हमारी बैंडविड्थ नैरो है यानी कम है, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अ हैवीली डैम्प्ड ट्रांसड्यूसर हैज़ अ लो क्यू फैक्टर। हैवीली डैम्प्ड ट्रांसड्यूसर का लो क्यू फैक्टर होता है। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर हमारा हैवीली डैम्प्ड ट्रांसड्यूसर है मतलब कि वो क्या कर रहा है, फटाफट से पल्सेस जो है उनको क्या कर ले रहा है, डैम्पिंग कर ले रहा है। पल्सेस जो है उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जा रहा है। हैवीली डैम्प्ड ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि पल्स ड्यूरेशन क्या है, हमारा शॉर्ट है। पल्स ड्यूरेशन हमारा क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन कब होता है, जब हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, वाइड होती है। बैंडविड्थ जब हमारी वाइड होती है तब हमारा पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, ठीक है। क्यों शॉर्ट होता है, बैंडविड्थ जब वाइड होती है। बैंडविड्थ कब वाइड होगी, जब हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो बैंडविड्थ क्या होगी, हमारी वाइड होगी। बैंडविड्थ वाइड होगी तो हमारा पल्स ड्यूरेशन क्या होगा, शॉर्ट होगा। पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट होगा तो हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या है, हैवीली डैम्प्ड है। मतलब कि पल्स जो ड्यूरेशन है, पल्स की जो लेंथ है वो क्या है, हमारी स्मॉल है। छोटे समय के लिए ट्रांसड्यूसर हमारी एमिट हो रही है, इस तरीके से छोटी छोटी पल्सेस हमारे ट्रांसड्यूसर से एमिट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फटाफट से क्या हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी, ठीक है। और हैवीली डैम्प ट्रांसड्यूसर जो होता है उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हमारा लो होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सी स्टेटमेंट देखते हैं। अ लो क्यू ट्रांसड्यूसर कैन अचीव बेटर एक्सियल रेजोल्यूशन देन अ हाई क्यू ट्रांसड्यूसर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि लो क्यू ट्रांसड्यूसर जो होता है उसका बेटर एक्सियल रेजोल्यूशन होता है देन द हाई क्यू ट्रांसड्यूसर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा लो क्यू ट्रांसड्यूसर होता है, लो क्यू ट्रांसड्यूसर में अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारी शॉर्ट पल्सेस होती है। पल्सेस शॉर्ट है, उसकी स्पिचुअल पल्स लेंथ भी क्या होती है, शॉर्ट होती है। और पल्स ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है। अगर पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट होगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो क्या करेगी, ओवरलैप नहीं होगी। जैसे ये दो इंटरफेसेस है, इससे क्या हो रही है, हमारी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है अल्ट्रासाउंड वेव, तो इनके ओवरलैप होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हमारी अल्ट्रासाउंड वेव ओवरलैप नहीं होगी, जो कि रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जिनके पास इमेज फॉर्म करने के लिए सिग्नल है, वो ओवरलैप नहीं होगी, तो एक्सियल रेजोल्यूशन क्या होगा, हमारा बेटर होगा, ठीक है। तो लो क्यू ट्रांसड्यूसर का एक्सियल रेजोल्यूशन क्या होता है, हमारा बेटर होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। हाई क्यू ट्रांसड्यूसर आर प्रिफर्ड फॉर कंटिन्यूअस वेव इमेजिंग। हाई क्यू ट्रांसड्यूसर को प्रिफर किया जाता है कंटिन्यूअस वेव इमेजिंग के लिए। ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। कंटिन्यूअस वेव इमेजिंग जो होती है उसके अंदर हमें ऐसा ट्रांसड्यूसर रिक्वायर होता है जिसके अंदर हमारी कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड वेव जो है निकलती रहे, ठीक है। और ये कब होता है, ये हमारा जो हाई क्यू ट्रांसड्यूसर होते हैं वही, उन्हीं से ये वाली चीज़ हमारी पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की,
कि कंटिन्यूस वेव ड्रॉपलर इमेजिंग रिक्वायर अ रिसीविंग अ ट्रांसड्यूसर दैट इज लाइटली डैम्प्ड। ये बोल रहा है कि हमें कंटिन्यूस वेव डॉपलर इमेजिंग के अंदर ऐसा ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्ड होता है, ऐसा रिसीविंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्ड होता है जो कि क्या हो, लाइटली डैम्प्ड हो। लाइटली डैम्प्ड का मतलब है कि जल्दी से अल्ट्रासाउंड पल्सेस जो है हमारी उनकी डैम्पनिंग ना हो। डैम्पनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो अल्ट्रासाउंड पल्सेस होती है, ठीक है, उनका टाइम के साथ एम्पलीट्यूड जो होता है फटाफट से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एम्पलीट्यूड का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना टाइम के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए हमारा बैकिंग ब्लॉक रेस्पॉन्सिबल होता है। कंटिन्यूस वेव डॉपलर के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है ऐसा ट्रांसड्यूसर, ठीक है, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर जो कि क्या हो, लाइटली डैम्प्ड हो। तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर हम हाई क्यू ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, नैरो होती है, जो कि क्या होता है, ऑप्टिमल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल फ्रिक्वेंसी चेंजेस कॉज्ड बाय द ब्लड फ्लो। तो इसीलिए क्या है, हमारी करेक्ट है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से पूरा बता देती हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे समरी बता देती हूँ। लो क्यू फैक्टर है और हमारा यहाँ पे क्या है, हाई क्यू फैक्टर है। हाई क्यू फैक्टर में क्या होता है, हम हाई क्यू फैक्टर के अंदर क्या करते हैं, हमारी होती है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी होती है तो बैंडविड्थ क्या होती है, हमारी नैरो होती है। बैंडविड्थ हमारी नैरो होती है तो इस केस में क्या होता है, हमारी पल्स ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग होता है। पल्स ड्यूरेशन लॉन्ग होता है तो हमारा जो रेजोल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, हमारा लो होता है। और डैम्पनिंग जो होती है यहाँ पे हमारी हाई होती है, सॉरी, डैम्पनिंग जो होती है हमारी यहाँ पे क्या होती है, लो होती है, ठीक है। जो हमारे हाई क्यू ट्रांसड्यूसर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हमारी डैम्पनिंग क्या होती है, हमारी लो होती है, लो डैम्पनिंग होती है, ठीक है, कम डैम्पनिंग होती है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा लो क्यू ट्रांसड्यूसर में। लो क्यू ट्रांसड्यूसर में हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर की बैंडविड्थ जो होती है वो वाइड होती है, बैंडविड्थ वाइड होती है। पल्स ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, पल्स ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, सॉरी, पल्स ड्यूरेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट होता है। पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट होता है तो एक्सेल रेजोल्यूशन हाई होता है हमारा। और जो डैम्पनिंग होती है हाई क्यू ट्रांसड्यूसर के अंदर वो भी क्या होती है, हाई होती है। डैम्पनिंग क्या होती है, हाई होती है। तो आई होप की समरी आपको समझ में आई होगी हमारे क्यू फैक्टर से रिलेटेड। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है हमें। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिगार्डिंग एन अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल ट्रांसड्यूसर, जो हमारा सिंगल ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड बीम को प्रोड्यूस कर रहा है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट से हमें बताने कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, इट इनिशियली प्रोपागेट्स एज अ प्लेन वेव विद अ डायमीटर सिमिलर टू द ट्रांसड्यूसर डायमीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि हमारे जो इनिशियली जो हमारी वेव ट्रैवल करती है वो जितनी हमारी ट्रांसड्यूसर की डायमीटर होती है उतनी ही डायमीटर की वेव ट्रैवल करती है इनिशियली, ठीक है। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है सभी हमारे क्या करेंगे, इस तरीके से अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इस तरीके से प्लेन वेव क्रिएट हो जाती है। और जिसकी डायमीटर किसकी इक्विवेलेंट होती है, जिसकी डायमीटर इक्विवेलेंट होती है हमारे ट्रांसड्यूसर के डायमीटर के। अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, द लेंथ ऑफ द नियर फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। ये बोल रहा है कि जो नियर फील्ड होता है, देखो हमारा जब हमारे ट्रांसड्यूसर से इस तरीके से वेव निकलती है तो ये हमारा नियर फील्ड और ये क्या क्रिएट करता है, हमारा फार फील्ड क्रिएट करता है। आपको पता होगा कि नियर फील्ड को हम प्राइजनल जोन बोलते हैं और जो फार फील्ड होता है उसको हम फ्रोनोफर जोन बोलते हैं। जो नियर फील्ड होता है उसके अंदर हमारा जो ये लेंथ होती है हमारे नियर फील्ड की, इसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है, नियर फील्ड की लेंथ हमारी बराबर होती है d²/4 लैम्डा। ये जो d है यहाँ पे हमारा क्या है, ये डायमीटर ऑफ ट्रांसड्यूसर क्रिस्टल है और लैम्डा क्या है, हमारी वेवलेंथ है। तो अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं नियर फील्ड की तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर जो है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ को रिड्यूस करेंगे तो हमारी लेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ नियर फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। देखो डायमीटर को हम रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वाला तो हमारा पार्ट करेक्ट है कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें ये जो आगे लिखा हुआ है
एंड द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ, ये वाली चीज़ हमारी गलत लिखी हुई है, क्योंकि वेवलेंथ के तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ को तो बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। चलिए अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इसके अंदर। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, द एरिया वेयर द बीम स्टार्ट्स टू डाइवर्ज इज नोन एज द फ्रेजनल रीजन। ये बोल रहा है कि जहाँ पे हमारी बीम स्टार्ट करती है डाइवर्ज करना, उसको हम फ्रेजनल रीजन बोलते हैं। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कन्वर्जिंग वाला रीजन होता है ये हमारा फ्रेजनल रीजन होता है, और जहाँ पे हमारी बीम डाइवर्ज करती है वो हमारा फ्राउनहोफर जोन होता है, फ्राउनहोफर रीजन होता है। ठीक है, तो ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सी वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज प्रोपोर्शनल टू द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ के। देखो जो हमारा बीम डाइवर्जेंस जो एंगल होता है उसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि अभी मैं फिर से बना के बताती हूँ आप लोगों को कि ये हमारा ट्रांसड्यूसर था, इसमें से इस तरीके से पहले तो कॉन्वर्ज करती है फिर डाइवर्ज करती है। ठीक है, हमारी जो ये बीम है ये थीटा एंगल से क्या करिए, डाइवर्ज करिए, थीटा एंगल पर डाइवर्ज करिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला कैलकुलेट करने का होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब हमने इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है टू दी अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। अब आप खुद देखिए कि क्या यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो क्या प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ के तो प्रोपोर्शनल और डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ के। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, अगर अलग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। बीम ऑफ अ सिंगल ट्रांसड्यूसर कैन नॉट बी फोकस्ड एज फोकसिंग इज ओनली पॉसिबल इन एरे ट्रांसड्यूसर। ये बोल रहा है कि सिंगल ट्रांसड्यूसर को हम फोकस नहीं कर सकते, फोकसिंग जो है हमारी केवल एरे ट्रांसड्यूसर के अंदर पॉसिबल होती है। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हमारा सिंगल ट्रांसड्यूसर होता है उसको भी हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर इसको किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर हम इसको फोकस करना चाहें, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ करके, कर्व्ड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज़ करके, ठीक है, और जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या लगी होती है हमारी आगे की तरफ अकोस्टिक लेंस लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के फेस पे ये जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, बीम को फोकस करने में। तो सिंगल ट्रांसड्यूसर को भी हम फोकस कर सकते हैं, ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, अरे ट्रांसड्यूसर में भी कर सकते हैं, और सिंगल ट्रांसड्यूसर का मतलब है यहाँ पे कि सिंगल क्रिस्टल है हमारा। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल है ट्रांसड्यूसर के अंदर, ये मतलब है इसका। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसर्निंग रेजोल्यूशन इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में जो रेजोल्यूशन होता है हमारा, उससे उसके रिगार्डिंग हमारी स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, 5 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बोल रहा है एजीमुथल रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट्स लाइंग अलोंग द लाइन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम। इसको करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजीमुथल रेजोल्यूशन हम किसको बोलते हैं। देखो आप लोगों ने 2-3 रेजोल्यूशन पढ़े होंगे, एक तो एक्सियल रेजोल्यूशन पढ़ा होगा जिसको हम डेप्थ रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, एक आप लोगों ने लैटरल रेजोल्यूशन पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड में, जिसको हम लैटरल रेजोल्यूशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एजीमुथल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हमारी लैटरल रेजोल्यूशन की हो रही है। ठीक है, एजीमुथल रेजोल्यूशन जो होता है हम किसको बोलते हैं, लैटरल रेजोल्यूशन को बोलते हैं। और इसमें बोल रहा है कि एजीमुथल रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव की बीम जा रही है इसके पाथ में जो हमारे 2 डिफरेंट टिश्यूज आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड बीम की लाइन के ऊपर, इसको अगर हम अलग अलग सेपरेट करके देख पा रहे हैं तो वो हमारा एजीमुथल रेजोल्यूशन होता है। तो ये तो हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है हमारे एक्सियल रेजोल्यूशन की। एजीमुथल रेजोल्यूशन का मतलब है कि 2 स्ट्रक्चर जो हमारे इस तरीके से लैटरली प्लेस्ड है पास में, इनको अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होती है वो होता है हमारा एक्सियल, वो होता है हमारा लैटरल रेजोल्यूशन, या फिर जिसको हम एजीमुथल रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं हम लोग, एक्सियल रेजोल्यूशन इज इक्वल टू ट्वाइस द स्पेशियल पल्स लेंथ। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि एक्सियल रेजोल्यूशन जो होता है हमारा इक्विवेलेंट होता है हाफ ऑफ द स्पेशियल पल्स लेंथ। किसकी इक्विवेलेंट होता है, हाफ ऑफ द स्पेशियल पल्स लेंथ। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक है,
और जो SPL होता है हमें पता है SPL क्या होता है, SPL होता है हमारा स्पेशल पल्स लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल लेंथ, फिजिकल लेंथ जो होती है हमारी अल्ट्रासाउंड पल्स की, एक अल्ट्रासाउंड पल्स है तो इसकी जो फिजिकल लेंथ होगी वो होता है हमारा SPL। और SPL को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ पल्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ साइकिल इन अ पल्स इनटू वेवलेंथ ऑफ ईच साइकिल। अब जैसे मैंने ये पल्स बनाई तो इसके अंदर कितनी साइकिल है, इसके अंदर हमारी देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक साइकिल है, दूसरी साइकिल है तो 2 साइकिल है। अगर इसकी वेवलेंथ होती 0.2 मीटर तो टोटल स्पेशल पल्स लेंथ कितनी हो जाती है हमारी, इसकी 0.4 मीटर। तो इस तरीके से स्पेशल पल्स लेंथ को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, इनकरेक्ट है, ठीक है। सी स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, एक्सियल रेजोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर विद अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड अ लो क्यू ट्रांसड्यूसर। बोल रहा है कि एक्सियल रेजोल्यूशन को हम हाई क्यू ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके, सॉरी लो क्यू ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, करेक्ट है। ये वाली तो हमारी करेक्ट है, क्योंकि जब हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो हमारी जो शॉर्टर वेवलेंथ की हमारे को मिलेगी, पल्स मिलेगी, ठीक है, शॉर्टर पल्स मिलेगी। शॉर्टर पल्स होगी तो हमारा एक्सियल रेजोल्यूशन इंप्रूव होगा। और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, हमारा लो क्यू फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी जब होती है तो बैंडविड्थ जो होती है हमारी वाइडर होती है। और क्यू फैक्टर अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ हमारी ज़्यादा है तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सियल रेजोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। एक्सियल रेजोल्यूशन एजीमुथल रेजोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सियल रेजोल्यूशन जो होता है वो बीम विड्थ के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। किसके ऊपर, बीम की चौड़ाई के ऊपर, बीम की विड्थ के ऊपर, ठीक है। और बीम की जो चौड़ाई होती है वो डेप्थ के साथ क्या होती है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, जैसे जैसे बीम हमारी अंदर जाती है पहले तो वो क्या करती है, कॉन्वर्ज करती है, और फिर वो क्या करती है, फ्राउनहोफर जोन के अंदर क्या करती है, डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एजीमुथल रेजोल्यूशन होता है, लैटरल रेजोल्यूशन होता है, वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता डेप्थ का। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इन फोकल एरिया एक्सियल एंड एजीमुथल रेजोल्यूशंस आर इक्वल। बोल रहा है कि फोकल एरिया में एक्सियल और एजीमुथल रेजोल्यूशन इक्वल होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सियल रेजोल्यूशन जो होता है हमारा किसका कंपोनेंट होता है, पल्स लेंथ का कंपोनेंट होता है। एक्सियल रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, पल्स की लेंथ पे डिपेंड करता है। जबकि लैटरल रेजोल्यूशन जो है हमारा, जिसको हम एजीमुथल रेजोल्यूशन भी बोल रहे हैं, ये हमारा बीम विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। बीम विड्थ के ऊपर, बीम की विड्थ जितनी कम होगी एजीमुथल रेजोल्यूशन उतना बेटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों जो होते हैं वो हमारे दोनों फोकल एरिया के अंदर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक्सियल रेजोल्यूशन तो पल्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एजीमुथल रेजोल्यूशन जो है हमारा बीम विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये थी हमारी 5 स्टेटमेंट किस क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की। अब हम लोग चलते हैं 11वें सवाल पे, 11th क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग दी ऑपरेशन ऑफ एरे ट्रांसड्यूसर, डिफरेंट एरे ट्रांसड्यूसर होते हैं हमारे पास। एरे का मतलब क्या होता है, जब हम कलेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन। यहाँ पे किसका कलेक्शन है, मल्टीपल पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का कलेक्शन है। एरे ट्रांसड्यूसर पढ़े होंगे आप लोगों ने, लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर होता है, फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर होता है, कर्वी लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखिए पहली क्या है, टू ऑब्टेन अ फोकस्ड बीम द इनरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द एन्यूलर एरे इज एनर्जाइज्ड फर्स्ट। अगर हमें फोकस्ड बीम लेनी है तो हमारा जो एन्यूलर ट्रांसड्यूसर जो होता है, एन्यूलर ट्रांसड्यूसर में इस तरीके से हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो इनर मोस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से अरेंज्ड है हमारे, तो ये इनर मोस्ट है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो बोल रहा है कि इनर मोस्ट जो है, ठीक है, उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा अगर हमें फोकस्ड बीम चाहिए तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमें किसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट एलिमेंट को एनर्जाइज करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, और सबसे लास्ट में जो हमारा इनर मोस्ट एलिमेंट होगा उसको जो है एनर्जाइज किया जाएगा अगर हम लोग एन्यूलर एरे ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग, फोकसिंग इन अ लीनियर एरे इज अचीव्ड बाय फर्स्ट एनर्जाइजिंग द आउटर मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिव ग्रुप। ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि लीनियर एरे ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, मल्टीपल अरेंजमेंट होता है,
ठीक है। मल्टीपल क्रिस्टल जो होते हैं अरेंज होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लगभग 128 से लेकर 256 क्रिस्टल जो होते हैं हमारे अरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है कि फोकसिंग जो होती है हमारी लीनियर एरे में सबसे पहले एनर्जाइज किया जाता है आउटर मोस्ट एलिमेंट्स को, ठीक है, एक्टिव ग्रुप के। तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारी, ठीक है, ऐसा ही होता है। अगले स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, सी स्टेटमेंट देखते हैं। द शॉर्टर टाइम डिले बिटवीन एनर्जाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे द शॉर्टर द फोकल डिस्टेंस। बोल रहा है कि जितना कम गैप होगा हमारा, मतलब कि जैसे हमारे ये एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, टाइम गैप के साथ एनर्जाइज कर रहे हैं। जैसे इसको एनर्जाइज किया, फिर इसको, तो इनके जब हम एनर्जाइज करें एक टाइम गैप के बाद, तो ये जो टाइम गैप है जितना कम होगा उतना शॉर्टर फोकल डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि शॉर्ट फोकल डिस्टेंस हमें कब ऑब्टेन होता है, बाय यूजिंग अ लॉन्ग डिले बिटवीन एनर्जाइजिंग द आउटर एंड इनर मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हमें जब होगा जब हमारा क्या होगा, लॉन्ग डिले होगा एनर्जाइज करने में इनको, तब हमें शॉर्टर फोकल डिस्टेंस मिलेगा, ना कि जब हम फास्टली इनको करेंगे, ठीक है, एनर्जाइज। तो ये होगा, ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं हम लोग, इन कॉन्ट्रास्ट टू एन्युलर प्रोब्स एरे ट्रांसड्यूसर डू नॉट गिव राइज टू ग्रेटिंग लॉब्स। ये बोल रहा है कि एन्युलर प्रोब्स के कंपैरिजन में एरे ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो ग्रेटिंग लॉब्स का फॉर्मेशन नहीं करते। देखो ग्रेटिंग लोब्स क्या होते हैं, ये हमारे जो मेन अल्ट्रासाउंड बीम होती हैं उसकी क्या होते हैं, रेप्लिका होते हैं, ठीक है, उनके कॉपी होते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं हमारे, ये किसकी वजह से ग्रेटिंग लोब्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, रेगुलर पीरियोडिक स्पेस जो होता है हमारा एरे एलिमेंट्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं, एरे ट्रांसड्यूसर के अंदर भी देखने को मिलेगा, एन्युलर प्रोब में भी ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलेगी। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, एन अल्ट्रासाउंड बीम फॉर्म्ड फ्रॉम अ लीनियर एरे में बी स्टीर्ड फ्रॉम साइड टू साइड बाय यूजिंग द एपोडाइजेशन टेक्निक। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि एपोडाइजेशन टेक्निक जो होती है वो साइड लोब जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए होती है। देखो हमारी जो ये हमारा अगर ट्रांसड्यूसर है, इसमें से हमारी इस तरीके से क्या निकल रही है, अल्ट्रासाउंड बीम निकल रही है। तो इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से साइड में से भी अल्ट्रासाउंड बीम निकल रही होती है, जो कि हमारे कुछ काम की नहीं होती, वो क्या करती है, आर्टिफैक्ट कोज करने का काम करती है। तो ये जो साइड लोब्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए एपोडाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कि इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि जो अल्ट्रासाउंड बीम है वो कैसे फॉर्म होती है, जब हम लीनियर एरे जो होते हैं इसको स्टीर करते हैं एक साइड से दूसरे साइड पे, किसका यूज़ करके, एपोडाइजेशन टेक्निक का। तो इसीलिए ये वाली इनकरेक्ट, एपोडाइजेशन टेक्निक तो अपनी साइड लोब्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कंसर्निंग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मोड्स। स्कैनिंग मोड से रिलेटेड है हमारी सारी स्टेटमेंट। स्कैनिंग मोड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ए मोड होता है, बी मोड होता है, ठीक है, एम मोड होता है, उनसे रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट है। तो देखते हैं हम लोग, पहली है द रिटर्निंग अल्ट्रासाउंड इकोज आर डिपिक्टेड इन द एम मोड एज अ सीरीज ऑफ डॉट्स हुज ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू द इको एम्पलीट्यूड। ये वाली हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो डॉट्स की जो ब्राइटनेस होती है वो इको एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें ए मोड में नहीं, ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, बी मोड में। किस में देखने को मिलता है, ये बी मोड इमेजिंग में। तो ये वाली तो इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, रियल टाइम बी मोड इमेजिंग रिक्वायर्स अ मैकेनिकल सेक्टर स्कैनर और एन एरे ट्रांसड्यूसर। ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि रियल टाइम बी मोड इमेजिंग के लिए तो मैकेनिकल सेक्टर स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, एरे ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरे ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। अगली देखते हैं हम लोग, इन अ एम मोड द इकोज आर डिस्प्लेड एज लाइन्स ऑफ ब्राइट डॉट्स ऑन अ टाइम लाइन। ये वाली भी करेक्ट है। एम मोड क्या होता है, एम मोड होता है हमारा मोशन मोड, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर ये हमारा कोई ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये जो मूविंग स्ट्रक्चर है हमारा, इसकी हम इमेजिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमें जो है मोशन लाइंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हम क्या बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, जिसमें हमारा ये वाला जो एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस जो है डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो एम मोड में हमें जो है टिश्यूज़ की पोजीशन भी दिख रही होती है, साथ के साथ में हमें उनकी ग्रे स्केल इमेज भी दिख रही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, करेक्ट है।
अगली देखते हैं हम लोग, डुप्लेक्स स्कैनिंग रेफर्स टू साइमल्टेनियस बी मोड एंड एम मोड इमेजिंग। इसमें बोल रहा है कि डुप्लेक्स स्कैनिंग जो है हमारी साइमल्टेनियस बी मोड और एम मोड दोनों हमें देखने को मिलता है। ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि डुप्लेक्स स्कैनिंग के अंदर हमें बी मोड प्लस पल्स डॉपलर इमेजिंग ये दोनों साथ में मिलती है। पल्स डॉपलर और बी मोड मिलती है, ना कि बी मोड और एम मोड मिलती है। तो ये वाली भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं, 3D स्कैनिंग ऑलवेज रिक्वायर अ डेडिकेटेड 3D प्रोब दैट इज एबल टू स्टीयर द अल्ट्रासाउंड बीम इन 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस। ये वाली हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 3D स्कैनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें 3D प्रोब भी रिक्वायर्ड हो। इसके लिए हम 2D प्रोब का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2D प्रोब नॉर्मली इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पोजीशन जो होती है प्रोब की उसको हमें क्या करना पड़ता है, बार बार क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। और हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक ट्रैकिंग, अलग अलग टेक्निक्स होती है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें 2D प्रोब से 3D स्कैनिंग करनी है तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उससे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।